नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवा आईएएस एस्पिरेंट। दोस्तों, हम लोग विजन आईएएस जून 2025 की मंथली मैगजीन कर रहे थे और उसमें पॉलिटी और साथ में इंटरनेशनल रिलेशन कवर कर लिया था। आज बारी है अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था में हम लोग कई टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम लोग जो भी बड़ी खबरें हैं उनको कवर कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके संक्षिप्त सुर्खियों को कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, उसमें भी खबरें थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या न्यूज़ है आज पॉलिटी में, इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी की पहली न्यूज़ है कि ग्रामीण भारत के उपभोक्ता बाजार का नया इंजन। जो हमारा ग्रामीण भारत देखने को मिलता है, ये हमारा जो कंज्यूमर से मार्केट है उसका नया बाजार, नया इंजन देखने को मिल रहा है, ऐसी बात कही गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने फिनटेक कंपनियों से आग्रह किया है कि ग्रामीण उपभोक्ता बाजार में मजबूत समृद्धि को देखते हुए उन्होंने कहा था कि ग्रामीण भारत को केवल सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में नहीं बल्कि नए बाजार सृजित करने के अवसर के रूप में भी देखना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे आखिर हमारा जो ग्रामीण भारत है ये कैसे भारत के उपभोक्ता बाजार का नया इंजन देखने को कार्य करता है। क्योंकि सबसे पहले तो देखने को मिलता है कि गाँव में जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे बढ़ते हुए ग्रामीण बाजार, ग्रामीण उपभोक्ता मांग शहरी मांग की तुलना में तीव्र गति से बढ़ रही है। जैसे कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होती हैं, जैसे कि डाबर आदि की वृद्धि शहरों की तुलना में तीव्र है ग्रामीण इलाकों में। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 का जो था, उसके अनुसार 2023-24 में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय कितना हुआ है, 2022-23 की तुलना में 9.2% बढ़ गया है। वहीं शहरी क्षेत्र में 8.3% बढ़ा हुआ है। आगे कह रहा है कि भारत मुख्य रूप से घरेलू उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था है, यानी कि भारत जो है एक्सपोर्ट के बेस पे उतना नहीं, लेकिन हम लोग खुद जो यूज कर लेते हैं उसके बेस पे आधारित अर्थव्यवस्था हमारी देखने को मिलती है। भारत की जीडीपी का लगभग 2/3 हिस्सा घरेलू और सरकारी उपभोग से आता है। ग्रामीण शहरी उपभोग विषमता में गिरावट देखने को मिलती है, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र दोनों में जो उपभोग विषमता है उसमें गिरावट देखने को मिलती है। जैसे कि 2022-23 में शहरी और ग्रामीण जो हमारा उपभोग विषमता है इसमें से इसका अंतर कितना था, 71.2%, लेकिन अब कितना हो गया है 23-24 में 69.7% देखने को मिल रहा है। उपभोग पैटर्न का शहरीकरण देखने को मिल रहा है, जैसे खाद्य गैर खाद्य मदों प्रमुख हो गई हैं। अब खर्च जो होता है ग्रामीण क्षेत्रों में भी, पहले क्या होता था, मुख्यतः खर्च होता था जो खाद्य मदों में होता था, लेकिन अब क्या हो गया, गैर खाद्य मदों में हो गया है। जैसे कि संचार हो गया, शिक्षा हो गया, चिकित्सा सुविधा आदि पे खर्च बढ़ता जा रहा है। बात करते हैं कि ग्रामीण उपभोक्ता बाजार की जो समृद्धि है इसके लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं। नंबर 1 है आय में वृद्धि। खेती के अलावा आय के अन्य स्रोतों में वृद्धि हुई है, जैसे मनरेगा, ग्रामीण उद्यमिता, विप्रेशल आदि। ठीक है, ग्रामीण गरीबी में भी आपको कमी देखने को मिलती है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में जहां ग्रामीण भारत की जो गरीबी थी वो 25.7% थी, वहीं 23-24 में ये पहली बार 5% से भी नीचे आ गई है। ठीक है, सरकारी पहले जो हैं उनकी भी भूमिका, जैसे कि डीबीटी के माध्यम से बहुत सारे पेमेंट होते हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना जैसी लक्षित सरकारी पहलों ने ग्रामीण भारत में तरलता को प्रोत्साहन देकर वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग में इसीलिए वृद्धि हो चुकी है। अवसंरचना विकास भी आपको देखने को मिलेगा, डिजिटल कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर तरह से। और बात करते हैं यहाँ पे भौतिक कनेक्टिविटी भी बढ़ी है, डिजिटल कनेक्टिविटी, और साथ में वित्तीय समावेशन आपको देखने को मिलता है। वित्तीय समावेशन जैसे यूपीआई, पीएम जनधन योजना, इस तरह से जो भी हुए हैं
इस वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो है उपभोक्तावादी जो संस्कृति है वो बढ़ती हुई दिख रही है। बात करते हैं कि इनसे जुड़ी हुई चिंताएं क्या हैं, तो गांवों के बीच असमानता देखने को मिलती है, यानी कि ग्रामीण आय में वृद्धि समान रूप से नहीं हो रही है। ग्रामीण भारत में सामाजिक आर्थिक असमानता बनी हुई आपको देखने को मिलती है और साथ ही समृद्ध ग्रामीण वर्ग उभर रहा है, यानी कि गाँव में भी एक ऐसा वर्ग देखने को मिल रहा है जो समृद्ध है और बाकी के जो है अब वो गरीब ही कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। शीर्ष 5% लोग सबसे गरीब लोगों द्वारा औसत उपभोग की जाने वाली वस्तुओं का या फिर वस्तुओं पर 6 गुना से अधिक खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अवसंरचना की कमी भी देखने को मिलती है कहीं ना कहीं। अपर्याप्त कोल्ड चेन भंडारण आपको गाँव में देखने को मिलता है। डिजिटल डिवाइड भी आपको देखने को मिलता है, यानी ग्रामीण भारत जो है वहाँ पे डिजिटल साक्षरता कम है, भाषा संबंधी समस्याएं भी मौजूद हैं, विश्वास की कमी और साइबर सुरक्षा को लेकर डर, ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ जलवायु संबंधी सुभेद्यता, यानी कि चरम मौसमी घटनाएं, इसकी वजह से एग्रीकल्चर हर सेक्टर वहाँ पे प्रभावित होता है और ग्रामीण आय में गिरावट का कारण बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या करना चाहिए सरकार को। सरकार द्वारा कुछ कार्य किए जाने जैसे गांवों के बीच आय से जुड़ी असमानता को कम करने के लिए सरकार को आकांक्षी जिलों में लक्षित निवेश के माध्यम से फोकस करना चाहिए। ग्रामीण कौशल विकास जैसे पीएम कौशल विकास योजना, उद्यमिता, इन सब के माध्यम से काम किया जाना चाहिए। मल्टी मॉडल ग्रामीण अवसंरचना जैसे सड़कें, इंटरनेट, वेयर हाउसिंग आदि की सुविधाएं स्थापित किया जाना चाहिए। अब कुछ कार्य निजी क्षेत्र के द्वारा भी किए जा सकते हैं, जैसे कि कंपनियों की अपनी विपणन प्रथाओं और उत्पादों को ग्रामीण संस्कृति एवं भाषाई विविधता के अनुकूल बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। साथ ही ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमिता को बढ़ावा देना चाहिए। उदाहरण के लिए HUL के प्रोजेक्ट शक्ति में 1.6 लाख महिला उद्यमी शामिल हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें काम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रामीण भारत हमारा किस तरह से अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है और वो नया बाजार के रूप में देखना चाहिए निजी कंपनियों को। तो ये हो गई पहली खबर। अब आगे है दूसरी खबर और देखते हैं कि दूसरी खबर क्या है। अगली न्यूज यहाँ पे भारत में क्विक कॉमर्स के बारे में बात कर रही है। अभी एक रिपोर्ट आई थी कंसल्टिंग फर्म ऑफ करनी के जो रिपोर्ट है उसके माध्यम से बताया गया था कि भारत का क्विक कॉमर्स क्षेत्र आने वाले क्षेत्र में तीव्र गति से वृद्धि करेगा। हालांकि यह उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव भी ला सकता है। अभी बात कर लेते हैं कि कॉमर्स होता क्या है। तो उपभोक्ताओं के घर तक वस्तुओं और सेवाओं की तत्काल या बहुत तेज डिलीवरी, जैसे कि आपने जेप्टो सुना होगा, ब्लिंकिट सुना होगा, इस तरह से जो भी हैं, ऑर्डर के बाद लगभग 1 घंटा या उससे कम समय में ही वस्तुओं की डिलीवरी कर दी जाती है। पुराने ई कॉमर्स में डिलीवरी आमतौर पर 3 से 4 दिन लगते थे। लाभ क्या है, 24/7 सेवाएं जो उपलब्ध होती हैं, बिचौलियों की भूमिका कम हो गई है, उपभोक्ता के आसपास से ही वस्तुएं प्राप्त होती हैं, मार्केटिंग और आपूर्ति श्रृंखला काफ़ी दक्ष होती है। क्विक कॉमर्स की स्थिति की बात किया जाए तो वृद्धि दर भारत में ये प्रतिवर्ष 75 से 100% देखने को मिल रही है। बाजार का आकार भी इसका जो है अभी $5 बिलियन देखने को मिला है और 2029 तक 9.94 अमेरिकी बिलियन डॉलर देखने को मिलेगा। प्रमुख कंपनियां जैसे कि जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट आदि। ठीक है, बात करते हैं क्विक कॉमर्स की वृद्धि के कारण क्या क्या है। इंटरनेट और स्मार्टफोन की लगभग सभी के पास पहुंच हो जाने से इसका जो है काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता देखने को मिलती है। सोशल मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता, उदाहरण के लिए ब्रांड्स अब इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के माध्यम से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे बात करते हैं उपभोक्ता के व्यवहार में बदलाव देखने को मिलता है, जैसे कि युवा पीढ़ी तकनीक प्रेमी है। यह सुविधा किफ़ायती व तेज गति से डिलीवरी के कारण ऑनलाइन खरीदारी को प्राथमिकता देती है। जो प्रौद्योगिकी है उसमें प्रगति, नए एल्गोरिदम उपभोक्ताओं की पसंद का पूर्वानुमान कर लेते हैं। ऑटोमेशन और रोबोटिक्स, ऑर्डर की रियल टाइम ट्रैकिंग और ऑटोमेटेड वेयर हाउस ने पूरी आपूर्ति श्रृंखला प्रक्रिया तेजी से और सटीक बना दी है। ठीक है, अब इसमें से कहीं न कहीं भारत सरकार की भी कुछ पहले हैं, जैसे कि UPI, भारत नेट, रुपे ने भुगतान प्रणाली को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। ONDC जो हमारा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है उसने भी
क्विक कॉमर्स के पहुंच का विस्तार किया है। बात करते हैं यहाँ पे डार्क स्टोर क्या होता है। डार्क स्टोर क्या होते हैं? ऐसे खुदरा आउटलेट या गोदाम होता है जिसे विशेष रूप से ऑनलाइन ऑर्डरों की प्रोसेसिंग और वितरण के लिए तैयार किया जाता है। यह पारंपरिक दुकानों की तरह आम ग्राहकों के लिए खुला नहीं होता है, बल्कि केवल डिजिटल माध्यम के से प्राप्त ऑर्डरों को पूरा करने हेतु कार्य करता है, जिन्हें डार्क स्टोर बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्विक कॉमर्स के अनिच्छेप जो हमारे दुष्परिणाम है, अनपेक्षित दुष्परिणाम है वो क्या है? तात्कालिक संतुष्टि की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। कोई सामान तुरंत प्राप्त करने की इच्छा के कारण लोग अधिक बार और बिना सोचे विचारे खरीदारी करते हैं। ठीक है, बात करते हैं गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता है। 10 मिनट में डिलीवरी जैसे क्लेम डिलीवरी कर्मियों की सुरक्षा और सड़क दुर्घटना जैसे नैतिक सवाल खड़े करते हैं। ठीक है, पर्यावरण पर प्रभाव, डिलीवरी के लिए बाइक के बढ़ते उपयोग से सड़क पर भीड़, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी बढ़ा है। सेहत पर प्रभाव, जैसे कि ताजगी पर संदेह, जैसे कि सामान है उनकी ताजगी क्या होगी, इस पे भी संदेह देखने को मिलता है। खुदरा व्यवसाय और किराना स्टोर पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिनमें माल, सुपरमार्केट और छोटे स्टोर्स में ग्राहकों की संख्या घटी देखने को मिलता है। अब इसमें संतुलन कैसे स्थापित किया जाना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देना चाहिए। डिलीवरी कर्मियों के लिए सख्त सुरक्षा मानक बनाए जाने चाहिए तथा उनका बीमा कराया जाना चाहिए। इस दुर्घटना की स्थिति में त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सुरक्षित सेहत के लिए बेहतर स्वच्छता मानक यानी कि जो FSSAI है, उसने हाल ही में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल सख्त करने का निर्देश दिया और निर्देश का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। स्थानीय उद्योगों से सहयोग और समन्वय, स्थानीय व किराना स्टोर के साथ साझेदारी से स्टॉक की उपलब्धता और डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर हो सकता है। विनियामक उपाय, क्विक कॉमर्स की बढ़ती लोकप्रियता के साथ भारत को चाहिए कि वह प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, एकाधिकार को रोकना और उपभोक्ता हितों की रक्षा करना, जैसे उपभोक्ता के डेटा, डिलीवरी कर्मियों के श्रमिक अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये सारी चीज़ें। पर्यावरण अनुकूल उपाय किए जाने चाहिए, वस्तुओं की डिलीवरी सुनिश्चित की जानी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाना चाहिए, शार्ट डिस्टेंस डिलीवरी के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें। शहरी यातायात में कमी, जैसे कि मोबाइल वेयर हाउस बनाए जाने चाहिए, कलेक्शन पार्ट्स आदि से ट्रैफिक पर बोझ कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गई सारी चीज़ें। इसके जो क्विक कॉमर्स है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिएगा कि आ सकता है, क्या होता है, डार्क स्टोर क्या होता है, इन सब के बारे में जानकारी रखिएगा तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से प्रीलिम्स का वो हो जाएगा। मेंस में इसको काफ़ी डिटेल में आ सकता है और आप उसके लिए तैयार रहिए। चलिए देखते हैं अगली खबर क्या है और अगली खबर को पढ़ते हैं। तो अगली खबर यहाँ पे विमानन सुरक्षा को लेकर है, एविएशन सेफ्टी को लेकर है। ठीक है, हाल ही में वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो ने अहमदाबाद की दुखद विमान दुर्घटना की जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की। किसने किया था? वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो। भारत विमानन क्षेत्र की स्थिति देखा जाए तो रैंक भारत की जो है यात्री यातायात के मामले में भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार है। लैंगिक समानता की बात की जाए तो भारत में 15% पायलट जो है महिलाएं हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर 5% है। विकास की बात किया जाए तो घरेलू हवाई यात्री यातायात में 10 से 12% वार्षिक वृद्धि होती है। पूंजीगत व्यय आप लोग ये सब देख सकते हैं। ग्रीन ट्रांजिशन की बात किया जाए तो 81 हवाई अड्डों ने 100% हरित ऊर्जा उपभोग पर स्विच कर लिया है। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। अन्य संबंधित की बात करते हैं। जांच रिपोर्ट में पायलट द्वारा की गई मेडेकाल के समय की जानकारी दी गई है। मेडेकाल क्या होता है? प्राणघातक खतरे की आपातकाल होती है ये और तत्काल सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। ठीक है, विमानन क्षेत्र में आपातकालीन संचार के लिए 121.5 मेगाहर्ट्ज या फिर जो भी हो, ठीक है, और साथ में 243 की फ्रिक्वेंसी निर्धारित की गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ब्लैक बॉक्स के बारे में। ब्लैक बॉक्स क्या होता है? ब्लैक बॉक्स बरामद किए गए और उनका डेटा AAIB जो हमारी अन्वेषण ब्यूरो है उसके द्वारा लैब ने डाउनलोड किया है। 2 प्रमुख रिकॉर्डिंग डिवाइसेस होते हैं इसमें ब्लैक बॉक्स में। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो गति, ऊंचाई, इंजन का प्रदर्शन और मापदंड रिकॉर्ड रखता है।
कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। दो चीज़ें, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। यह चमकीले नारंगी रंग का होता है। कौन से कलर का होता है, ये कई बार पीसीएस में पूछा गया है, ताकि आसानी से दिखाई सके। इसे स्टील या टाइटेनियम जैसे मजबूत सामग्री से बनाया जाता है, ठीक है। भारत में विमानन सेवा की सुरक्षा हेतु संस्थागत व्यवस्था क्या है, देखते हैं। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए, ये क्या है, नागरिक विमानन क्षेत्र में विनियामक संस्था है। सुरक्षा संबंधी मुद्दों में मुख्यतः संबंधित रहती है। जिम्मेदारी क्या है, भारत में और भारत से जाने वाली उड़ानों या भारत में आने वाली उड़ानों के लिए हवाई परिवहन सेवाओं का विनियमन करना। नागरिक हवाई सेवा नियमों, हवाई सुरक्षा और विमान की एयरवर्दीनेस यानी कि उड़ान लायक स्थिति का अनुपालन सुनिश्चित यही करेगा डीजीसीए। ये डीजीसीए जो है ICAO अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान संगठन के साथ समन्वय भी करता है। इसके बाद आती है भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण AERA। इसका गठन जो है 2008-9 में किया गया था और अधिनियम इसका एक बना था AERA 2008, ठीक है। इसका उद्देश्य है हवाई अड्डों पर दी जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क तय करना। प्रमुख हवाई अड्डों की सेवा गुणवत्ता पर निगरानी भी यही करता है। नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो की बात करते हैं तो 1978 में डीजीसीए के तहत एक प्रकोष्ठ के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और 1987 में नागरिक विमानन मंत्रालय के तहत स्वतंत्र विभाग बना दिया गया था, नागरिक विमानन ब्यूरो, ठीक है। प्रमुख दायित्व इसका देखने को मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन के शिकागो कन्वेंशन के परिशिष्ट 17 के अनुरूप विमानन सुरक्षा मानक तय करता है। परिशिष्ट 17 जो है ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन की एक शिकागो कन्वेंशन की, इसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान को गैर कानूनी हस्तक्षेप से सुरक्षित रखना। वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो की बात करते हैं तो स्थापना 2012 में नागरिक विमानन मंत्रालय के तहत संलग्न कार्यालय के रूप में की गई थी। विमान दुर्घटनाओं एवं घटनाओं की जांच नियम 2017 के तहत न्यायालय या केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा जांच और प्रशासनिक कार्य को सुगम बनाता है। प्राधिकार क्या है इसका, या किसी भी एजेंसी या संगठन से सभी आवश्यक साक्ष्यों की तत्काल और बिना किसी बाधा के प्राप्त कर सकता है और इसके लिए न्यायिक संस्थाओं या अन्य सरकारी प्राधिकरणों से पूर्व सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। जांच सीमा क्या है, 2250 किलोग्राम से अधिक कुल भार वाले विमानन या टर्बोजेट की दुर्घटना की जांच AAIB करता है और साथ ही 2250 किलोग्राम या उससे कम क्षमता का जो अगर भार है तो उसकी जांच कौन करेगा, DGCA करता है, ठीक है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन के बारे में। तो 1944 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन कन्वेंशन शिकागो कन्वेंशन द्वारा इसे किया गया था। यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी देखने को मिली थी। साथ ही देशों को विमानन क्षेत्र में एक साथ सहयोग करने और अपने अपने वायु क्षेत्र को के लिए साझा करने में मदद करती है ताकि एक दूसरे को लाभ मिल सके। 193 देश इसके देखने को मिलते सदस्य हैं और भारत भी इसका सदस्य देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चुनौतियाँ दी गई हैं, जैसे कि आवंटन संबंधी चुनौती है, संतुलित नहीं होना चाहिए, मानव संसाधन की कमी देखने को मिलती है, उड़ान योजना का विस्तार देखने को मिलता है जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं बजटीय आवंटन 32% घटा दिया, ठीक है, यह भी देखने को मिलता है। विनियामकीय निगरानी भी आपको देखने को मिलती है, जैसे कि इसमें कमी देखने को मिलती है कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर निगरानी के लिए सामान्य बजटीय आवंटन पर अत्यधिक निर्भरता और सतत फंडिंग व्यवस्था की कमी देखने को मिलती है। नेविगेशन प्रणाली यानी कि धुंध की वजह दृश्यता, जो धुंध होती है उसकी दृश्यता कम हो जाती है, उड़ानों में बाधाएं आती हैं। करना क्या चाहिए, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की स्थापना शीघ्र सभी हवाई अड्डों पर की जाए। विमान क्रेडिट का विमान जो हमारा विमान है उसके केबिन का सुरक्षा मानक में कमियां भी देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा और ये हो गई, ये इतना इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। तो ये भी खबर हो चुकी है। अब अगली खबर हम अभी देखेंगे। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है परिसंपत्ति मुद्रीकरण के बारे में, एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में। यहाँ पे
जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ने देश के सड़क अवसंरचना के विकास के लिए परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से उसका मूल्य प्राप्त करने और सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की रणनीति तैयार की है। यह रणनीति पूंजी जुटाने हेतु एक व्यवस्थित फ्रेमवर्क है जिसमें टोल ऑपरेट ट्रांसफर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और सिक्योरिटाइजेशन जैसे मॉडल्स को शामिल किया गया है। तो इन मॉडल्स के बारे में हम अभी आगे देखेंगे क्या क्या होते हैं। तो अभी जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसने क्या किया है, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत अब तक मतलब बात करते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन माध्यमों से अब तक क्या किया है, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के माध्यम से के तहत अब तक राष्ट्रीय राजमार्गों के 6100 किलोमीटर से अधिक हिस्से के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए की राशि जुटाई है। ठीक है, मुद्रीकरण है क्या? ठीक है, जो हमारा जो परिसंपत्ति है इसका मुद्रीकरण होता क्या है? यह पूरी तरह से उपयोग नहीं की गई सार्वजनिक सरकारी परिसंपत्तियों को आर्थिक मूल्य की प्राप्ति के द्वारा राजस्व स्रोत उत्पन्न करने की नई या वैकल्पिक प्रक्रिया है। पूंजी पुनर्चक्रण यानी कैपिटल रिसाइकलिंग भी इसे कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि इस प्रक्रिया में परिसंपत्ति का विनिवेश हो। ठीक है, लीज पर भी दिया जा सकता है। ठीक है, परिसंपत्ति मुद्रीकरण की आवश्यकता क्यों है? निवेश की कमी को पूरा करता है। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसके डिजिटल जो भी हमें बनाना है उसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की अक्षमताओं को दूर करता है। ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियों से मूल्य प्राप्त करता है, यानी कि जो पहले से विकसित परिसंपत्तियां हैं जिनमें स्थिर राजस्व उत्पन्न होता है, यह विशेषता निवेशकों को आकर्षिक करती है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ना होता है। इससे होता क्या है, उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना जैसे कि प्रत्यक्ष अवसंरचना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, लॉजिस्टिक और विशाल वैश्विक बाजार के रूप में विदेशी निवेश आकर्षित होता है। विविध संस्थाएं हैं परिसंपत्ति मुद्रीकरण से रिलेटेड, जैसे वैकल्पिक तंत्र, इसमें अलग अलग मंत्रालय शामिल होते हैं और परिसंपत्तियों के निपटान की स्वीकृति देते हैं। सचिवों का मुख्य समूह देखने को मिलेगा। मुद्रीकरण कार्यक्रमों के लिए निर्णय लेने की वाली संस्था देखने को मिलेगी। अंतर मंत्रालयी समूह देखने को मिलेगा। कार्यान्वयन के लिए प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था DIPAM, प्रमुख मुद्रीकरण संस्थाओं के लिए सचिवालय देखने को मिलता है। नीति आयोग जो देखने को मिलता है ये CPSES और साथ ही मुद्रीकरण मॉडल की सिफारिश करता है। बात करते हैं भारत में परिसंपत्ति मुद्रीकरण के प्रमुख मॉडल कौन कौन से? टोल ऑपरेट ट्रांसफर, इसमें होता क्या है, परिसंपत्ति का प्रबंधन व टोल संग्रहण का अधिकार देकर निजी क्षेत्रक है उसका निवेश आकर्षित किया जाता है। निजी निवेशक यानी कंसेशनर शुरुआत में सरकार को एक मुश्त राशि देता है और परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी लेता है। इसके बाद बात करते हैं अगला प्रकार है उसके बारे में। अगला प्रकार आपको देखने को मिलेगा डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट और फाइनेंस। ठीक है, जो इसमें जो कंसेशनर होगा वो परियोजनाओं का डिजाइन करेगा, निर्माण करेगा, वित्त पोषण और संचालन करेगा। ठीक है, इसके बाद सरकार को दे देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होते हैं? सामूहिक निवेश विकल्प होता है जो यूनिट्स जारी करके निवेशकों से धन जुटाता है। यह उन्हें स्थिर एवं पूर्वानुमानित निरंतर नकदी विविध स्रोतों से आय और कर छूट प्रदान करता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड यानी कि सेबी द्वारा इसका विनियमन किया जाता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बैंक भी इसी तरह का होता है। यह म्यूचुअल फंड के समान सामूहिक निवेश के स्रोत है। ठीक है, परियोजना आधारित वित्त पोषण क्या होता है? टोल प्लाजा, इसमें टोल प्लाजा जैसी परियोजनाओं के से प्राप्त उपयोगकर्ता शुल्क को गिरवी रखकर दीर्घकालिक ऋण लिया जाता है। दीर्घकालिक पट्टेदार को निश्चित समय के लिए परिसंपत्ति है उसके उपभोग का अधिकार दिया जाता है, जिससे बदले में वह एक बार में या कई बार चरणों में भुगतान करता है। मुद्रीकरण के लिए परिसंपत्तियाँ, इसमें खनन परिसंपत्तियाँ, रियल एस्टेट लेन देन और रेलवे स्टेशन पुनर्विकास, हवाई अड्डा जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। ठीक है, भारत में परिसंपत्ति मुद्रीकरण के बारे में बात करते हैं। इसके प्रमुख पहले हैं जैसे कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन,
नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में बात करते हैं। ये है क्या? तो 2022 से 25 तक के लिए इसको शुरू किया गया था। 4 वर्षों में सार्वजनिक जो अवसंरचना है उनकी परिसंपत्तियों को लीज पर देकर लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की जुटाने का इसका लक्ष्य था। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की बात करते हैं। 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी देखने को मिलेगी, जिसका गठन केंद्र सरकार के सार्वजनिक उद्यमों की गैर प्रमुख परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए किया गया था। प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग के अधीन है। परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड की बात करते हैं तो यह डिजिटल प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। मुद्रीकरण की प्रगति पर नजर रखेगा और निवेशकों को परिसंपत्ति के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। बात करते हैं इसमें कुछ बाधाएं हैं परिसंपत्ति के मुद्रीकरण में, उससे रिलेटेड जो है हस्तक्षेप क्या किए जा सकते हैं, ठीक है, उसको सही करने के लिए। सबसे पहला है कि पारदर्शिता की कमी, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ विशेष कॉरपोरेट्स को ही प्राथमिकता दी जाती है, राजनीतिक प्रभाव और पक्षपात की आशंका बनी रहती है। सभी जानकारी समय से पहले उपलब्ध नहीं होने के कारण निवेशकों की अनिश्चितता पैदा हो जाती, तो इसको कम करने की जरूरत है। क्षेत्रक विशेष की समस्याएं। मुद्रीकरण योजना मुख्यतः राजमार्गों और बंदरगाहों में ही सक्रियता दिखा रही है, जबकि शहरी अवसंरचना रेलवे अभी उपेक्षित देखने को मिलेगा, ठीक है। इनमें भी बढ़ाने की आवश्यकता है। परिसंपत्ति के मूल्य का पता लगाना और प्रतिस्पर्धी बोली के लिए कहीं ना कहीं भी इसमें आपको कमी देखने को मिलती है। राज्य स्तरीय तत्परता नहीं देखने को मिलती है। राज्य अवसंरचना क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग नगण्य देखने को मिलती है, ठीक है। इसी के लिए देखो यहाँ पे दिया गया है कि पूंजीगत व्यय योजना के तहत 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण देना एक सकारात्मक कदम देखने को मिलता है, ठीक है। उपभोक्ता एवं जनहित के बारे में बात किया जाए तो निजी कंपनियों द्वारा परिसंपत्ति के अधिक दोहन से मूल्य वृद्धि का आशंका होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, स्वामित्व नहीं मुद्रीकरण का अधिकार मॉडल अपनाया जाना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं कई संस्थाओं के शामिल होने से समस्या। अलग अलग मंत्रालयों की साझेदारी भागीदारी से समन्वय में समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और केंद्रीकरण के जो हमारी केंद्रीकृत योजना नहीं बन पाती है। इसके लिए क्या किया जाना है, अलग अवसंरचना मंत्रालय गठित किया जाना चाहिए जो नीति आयोग के सहयोग से केंद्र और राज्य की प्राथमिकताओं का समन्वय कर सके। इसके साथ ही विनियामकी व्यवस्था में अनिश्चितता देखने को मिलती है। कुछ क्षेत्रों में मुद्रीकरण और विनिवेश के बीच अंतर करने में अस्पष्टता बनी रहती है। अलग अलग मुद्रीकरण दिशा निर्देशों को जारी करना चाहिए। स्वतंत्रता, मूल्यांकन और अनुबंध की निगरानी तंत्र को स्थापित किया जाना चाहिए। राजकोषीय प्रबंधन में उपयोग और जन विश्वास होना चाहिए, ठीक है। इसकी भी कमी देखने को मिलती है, इसको बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। निगरानी और प्रदर्शन की ट्रैकिंग भी करनी चाहिए। मुद्रीकरण के बाद उचित निगरानी नहीं होने से अक्षमताएं उत्पन्न होती हैं। तो ये भी हो गई, कई खबरें हो चुकी हैं। तो ये हो गया लगभग 27-28 मिनट का वीडियो हो चुका है। आप इससे बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फैक्ट हो जाता है और याद करने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और आगे की खबर कवर कर लेंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद 2 खबर बची हुई हैं, शायद 2 या 3, और उसके बाद संक्षिप्त सुर्खियाँ हैं, वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।